अस्सलामुअलैकुम। सोचें जैसे आपने एक जीन डाली है एक बैक्टीरियल सेल में जो कि कोड करती है इंसुलिन के लिए। अब अगली चीज़ जो आप करेंगे वो ये कि आप इन बैक्टीरियल सेल्स को बढ़ने देंगे ताकि हम एक्सट्रैक्ट कर सकें या निकाल सकें ज़्यादा से ज़्यादा इंसुलिन। ठीक है? तो एक लैब के अंदर आप ये काम करते हैं किसी फ्लास्क या बीकर में। ठीक है? लेकिन कह लें कि आपसे अगर कहा जाए कि इतनी इंसुलिन बनानी है कि हम इसे पूरे मुल्क को फ्राहम कर सकें, मतलब बहुत ज़्यादा मिकदार, तो आप ये कैसे करेंगे? क्या आप तब भी यही बीकर्स इस्तेमाल करेंगे इंसुलिन पैदा करने के लिए? ज़ाहिर है नहीं। अगर हम ऐसे ही बहुत सारे बीकर्स इस्तेमाल करें तो तब क्या होगा? तो ये एक बहुत ही बुरा तरीका होगा ऐसा करने का। तो ऐसी सूरत में जहाँ हमें बहुत ज़्यादा मिक़दार चाहिए हो किसी चीज़ की जिसे कहते हैं मास प्रोडक्शन बाय प्रोडक्ट्स की, तो ऐसे में एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है जिसे कहते हैं बायोरिएक्टर्स। ये बायोरिएक्टर्स जो हैं, ये होती हैं बड़ी सी वेसल्स जो कि इजाज़त देती हैं बैक्टीरिया को बढ़ने और ग्रो होने की, या फिर यीस्ट को भी यानी खमीर को भी, या कोई भी छोटे एनिमल टिश्यू को या सेल को। तो ये बायोरिएक्टर्स यहाँ ये मदद करेंगे हमारी इंसुलिन पैदा करने में बड़े पैमाने पर। और इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं बायोरिएक्टर्स की। हम इसकी साख्त को देखेंगे। ये देखने में तो बहुत पेचीदा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसको समझने की और देखेंगे कि ये किस तरह काम करती है। तो शुरू करते हैं। तो बात करते हैं शुरू एक बड़े बायोरिएक्टर वेसल से। ये वेसल जो है ये होती है सिलिंड्रिकल। इसका शेप या इसकी शक्ल जो है वो ऐसा होता है, ऐसी होती है। ये बनी हुई होती है स्टेनलेस स्टील से। इसके ऊपर यहाँ पर एक लीड होती है और यहाँ से इसमें चीज़ें डाली जाती हैं अंदर। अब ये जो बड़ा सा वेसल हम देख रहे हैं बायोरिएक्टर का, ये एक चीज़ से कनेक्टेड होता है या जुड़ा हुआ होता है। इसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। जैसे हम इंसानों में हर काम के लिए एक दिमाग मौजूद होता है हमारे जिस्म में, वैसे ही इस बायोरिएक्टर का दिमाग जो है वो है ये कंट्रोल यूनिट। और ये इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि बायोरिएक्टर में होने वाली हर चीज़ को ये काबू करता है या कंट्रोल करता है। और ये इस बात को यकीनी बनाता है कि बायोरिएक्टर जो है ये सही तरह से काम करे। और ये जो वेसल है इसकी बनावट और इसकी कंडीशन जो है वो बहुत मुवाफिक है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ठीक, अब ये एक बड़ी सी वेसल है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। अब एक काम करते हैं, हम बैक्टीरिया के लिए थोड़ा सा खाना डालते हैं ताकि ये खाना ये खाएं, जाहिर है, और फिर पनपें। तो जो पहली चीज हम डालेंगे वो है खाना, जिसे हम कहेंगे न्यूट्रिएंट्स, और इसको ब्रॉथ भी कहा जाता है, कल्चर ब्रॉथ। इसमें मौजूद है पानी और ऐसी चीजें जो ज्यादा से ज्यादा तवानाई फ्राहम करें, जैसे ग्लूकोज। इसमें होगा फास्फोरस, इसमें होगा कार्बन, इसमें होगा अमाइनो एसिड। इसमें वो हर चीज होगी जो एक सेल की जरूरत होती है बढ़ने के लिए और पनपने के लिए और अपना काम सही तरह से करने के लिए। तो अब जब हमारे पास बैक्टीरिया के लिए खाना मौजूद है इसके बढ़ने के लिए, अब हम यहाँ बैक्टीरिया को डाल सकते हैं इस मीडियम या इस ब्रॉथ में जो हमने बनाया है। अब हम इसमें बैक्टीरिया डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये मवाद जो हमने यहाँ डाला है ये है बहुत शदीद गर्म, वैसे कुछ बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा उबलते हुए माहौल में भी रह लेते हैं, लेकिन जो बैक्टीरिया हम इस्तेमाल कर रहे हैं इकोलाई, ये इस माहौल में नहीं रह सकता। तो इसलिए हमें दर्जा हरारत का भी ख़ास ख्याल रखना है, इस ग़िज़ाइयत और इस खाने के दर्जा हरारत का। तो अब इस चीज़ का ख्याल कौन रखता है? ये जो कंट्रोल यूनिट है ये रखता है इसका ख्याल। जब भी दर्जा हरारत थोड़ा सा भी आगे पीछे होगा, यानी डेविएट करेगा या इसमें डेविएशन होगी, तो ये कंट्रोल यूनिट जो है ये रखेगा इस पर चेक या कड़ी नज़र। अब सबसे बेहतरीन या आइडियल टेम्परेचर बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए जो है वो है +20 से 60 डिग्री सेल्सियस। तो कोई भी गड़बड़ होगी या आगे पीछे होगा टेम्परेचर तो इसे देखता रहेगा ये कंट्रोल यूनिट। तो यहाँ पर दूसरी चीज़ जो है वो आती है टेम्परेचर, यानी दर्जा हरारत बायोरिएक्टर का। अब ये कंट्रोल यूनिट जो है ये इसे सिर्फ चेक करेगा और इसे सेंस करेगा जब भी इसका दर्जा हरारत होगा कम या ज़्यादा, लेकिन इसे तब्दील नहीं कर सकता।
ठीक है, तो इस सिलसिले में मुख्तलिफ तरीके हैं कि जिनकी बदौलत हम बायोरिएक्टर का टेम्परेचर या दर्जा हरारत जो है वो तब्दील कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है कि हमारे पास यहाँ वाटर जैकेट होती है बायोरिएक्टर के वेसल के इर्द गिर्द। इस वाटर जैकेट में ठंडा या गर्म पानी जो है वो गुजारा जाता है और इससे पानी खारिज करने की जगह या आउटलेट जो है वो यहाँ कहीं मौजूद होता है, इस तरफ नीचे। तो जब भी हम गर्म पानी डालते हैं इसमें, तो बायोरिएक्टर वेसल जो है वो हो जाती है गर्म, और जाहिर है जब ठंडा पानी डालेंगे तो ये हो जाएगी ठंडी, और दर्जा हरारत जाएगा नीचे, जो बहुत मिलता जुलता है हॉट वाटर बाथ्स से जो हम अक्सर लैब्स में करते हैं, जहाँ पर हम अपनी टेस्ट ट्यूब्स डालते हैं ठंडे या गर्म पानी में, इस हिसाब से जिस हिसाब से हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, तो अब जब हमने देख लिया न्यूट्रिएंट्स को भी और टेम्परेचर को भी, अब अगली चीज़ जो होगी और जो ज़रूरी होगी बैक्टीरिया के लिए या इसकी ग्रोथ के लिए, तो उसे हम देखेंगे। तो अगर बैक्टीरिया जो है वो है एरोबिक बैक्टीरिया, तो इसे ज़रूरत होती है हवा और ऑक्सीजन की सांस लेने के लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए होगी स्टेराइल हवा हमारे बायोरिएक्टर वेसल के अंदर। तो शुरू में हमने पूरा बायोरिएक्टर वेसल जो है वो नहीं भरा था सारे न्यूट्रिएंट्स से, हमने सिर्फ 3/4 हिस्सा भरा था वेसल का न्यूट्रिएंट्स से, और जो बाकी की जगह थी वो थी हवा या एयर के लिए, ताकि वो अंदर आ सके। और एयर जो है वो बहुत ज़्यादा दबाव या प्रेशर के साथ अंदर डाली जाती है। तो क्या आप सोच रहे हैं कि क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो जिंदा रहता है बायोरिएक्टर के अंदर, इसके लिक्विड या पानी वाले हिस्से में जो होता है कल्चर ब्रॉथ, और ये सिर्फ घुली हुई ऑक्सीजन ही ले सकते हैं या घुली हुई हवा या एयर, और सिर्फ ज़्यादा प्रेशर में ही एयर जो है वो घुलेगी इस कल्चर ब्रॉथ में ताकि इसे ले सके। अब ये हाई प्रेशर जो है ये है वजह इस बायोरिएक्टर वेसल में स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल करने की और ग्लास ना इस्तेमाल करने की, क्योंकि ये वो मटेरियल है जो ज़्यादा दबाव बर्दाश्त कर सकता है। अब हल्का सा फ़र्क या डेविएशन अगर इस घुली हुई गैस में आता है तो फिर से ये कंट्रोल यूनिट इस चीज़ को सेंस करने की काबिलियत रखता है। तो ये कंट्रोल यूनिट ही है जो ख्याल रखता है गैस का बायोरिएक्टर के अंदर। तो अब तीसरी चीज़ जिसको हमने देख लिया वो है गैस बायोरिएक्टर के अंदर मौजूद गैस। तो अब तक हमने देख लिया न्यूट्रिएंट को, दर्जाए हरारत को, इसमें आने वाली हवा को यानी एरेशन को भी। अब जो है हम डाल सकते हैं बैक्टीरिया बायोरिएक्टर के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब जो एक बात है जो हमें सोचनी चाहिए है वो ये कि क्या हमें बायोरिएक्टर वेसल के अंदर की पीएच को चेक नहीं करना चाहिए? क्या पता ये कल्चर ब्रॉथ हो बहुत ज़्यादा एसिडिक, या क्या पता बहुत ज़्यादा हो बेसिक। वैसे आइडियल पीएच जो होती है बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए वो है 4.6 से 7, लेकिन क्या पता जैसे यहाँ पीएच हो बहुत ज़्यादा बेसिक, तो ऐसे में हमारा बैक्टीरिया जो है वो सही से नहीं पनपेगा। तो ऐसी सूरत में हम हमेशा एसिड्स और बेसिस को शामिल कर सकते हैं ताकि हम पीएच को इसके मुताबिक सही रख सकें, और कोई भी डेविएशन पीएच में कौन देखेगा? जी हाँ, ये कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट जो है ये देखेगा पीएच को भी। तो चौथी चीज़ जिसका हमने यहाँ ख्याल रखा है वो है पीएच। पीएच से मुराद है पावर ऑफ हाइड्रोजन इस कल्चर ब्रॉथ की। तो अब सही पीएच के साथ हमें हर चीज़ बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए बिल्कुल सही लग रही है। अब मेरे ख्याल से हम बैक्टीरिया इसमें डाल सकते हैं इस बायोरिएक्टर वेसल में, और फिर इन्हें पनपने दे सकते हैं। अच्छा, साइंसदान जो हैं इन्होंने ये पता लगाया है कि बैक्टीरिया जो है वो बढ़ तो रहा है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है बायोरिएक्टर वेसल में, लेकिन फिर भी जो नतीजा ये चाहते थे वो इन्हें नहीं मिला। तो क्या आप चाहेंगे सोचना कि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारी चीज़ें हमने यहाँ बैक्टीरिया के मुताबिक ही की हैं, इसके बावजूद इनको वो नतीजा नहीं मिल रहा जो ये चाहते हैं। तो इसकी वजह यह है कि जो ये कल्चर ब्रॉथ है ये होमोजीनस मिक्सचर नहीं है। इसका मतलब है कि जो कंडीशंस हैं इस वेसल में हर जगह ये एक जैसी नहीं है इस पूरे कल्चर ब्रॉथ में। मतलब सोचें जैसे बैक्टीरिया जो है वो यहाँ कहीं बढ़ रहा है, इधर इस तरफ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कंडीशंस हैं या माहौल है इस ब्रॉथ का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है इस बैक्टीरिया से जो यहाँ इस जगह पर पनप रहा है बायोरिएक्टर में, जैसे यहाँ इस वॉल के पास। अब आप शायद सोचें कि ये चीज़ कैसे मुमकिन है, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे।
हम क्योंकि इसको मिक्स नहीं कर रहे तो ये है स्टेगनेंट यानी रुका हुआ या ठहरा हुआ। और जो बैक्टीरिया यहाँ पर बढ़ रहा है वो है करीब इस एयर के जो यहाँ से आ रही है प्रेशर समेत। तो ये जगह जो है इधर होगी ज़्यादा घुली हुई ऑक्सीजन। तो यहाँ मौजूद बैक्टीरिया जो है इसे ज़्यादा मिलेगी ऑक्सीजन बनिस्बत इस बैक्टीरिया के जो यहाँ मौजूद है नीचे। इसी तरह जो बैक्टीरिया मौजूद है यहाँ नीचे इस वॉल के साथ, इसके साथ मुख्तलिफ सूरतें होंगी। तो सोचें जैसे हमने यहाँ से गर्म पानी गुजारा इस वाटर जैकेट से, तो यहाँ पर तो उबलता हुआ माहौल होगा, तो जो बैक्टीरिया यहाँ मौजूद है इस वॉल के साथ वो उबल रहा होगा, जबकि जो बैक्टीरिया यहाँ बीच में मौजूद है वो होगा ठंडा। तो चूंकि इस मिक्सचर का माहौल यकसान नहीं था और नहीं थी इसमें होमोजेनिटी, साइंसदानों को नहीं मिला सही नतीजा और इन्होंने इस मसले का हल जो है वो निकाला इस बायोरिएक्टर में एक इम्पेलर डालकर। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं मौजूद हैं ब्लेड्स जो कि घूमते हैं बिल्कुल मध्यम रफ्तार में और मिक्स करते हैं इस ब्रॉथ को। ये इम्पेलर बिल्कुल इस चीज़ से मिल रहा है जो हम अक्सर अपनी अम्मी को किचन में इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। अक्सर इसमें दाल या सालन पकता है और फिर वो इस्तेमाल करती हैं ऐसा चमचा भी, लकड़ी का जो ऐसा लगता है ऊपर से। ये इम्पेलर के ब्लेड्स की तरह दिखता है। वो पकड़ती हैं इसे यहाँ से, डालती हैं इसे इस हांडी में और फिर इसे चलाती हैं या घुमाती हैं। और जब वो ऐसा करती हैं तो जो जो मिक्सचर इस बर्तन के अंदर होता है वो बन जाता है होमोजीनस यानी अच्छे से मिक्स हो जाता है और पूरा का पूरा सालन जो होता है वो एक जैसा हो जाता है। बिल्कुल यही चीज़ हो रही है यहाँ इस बायोरिएक्टर के अंदर। यहाँ पर अम्मी जो हैं ये चमचा हाथ से चलाती हैं, लेकिन इस बायोरिएक्टर में यहाँ ऊपर एक मोटर होती है जिससे ये चलता है। तो जैसे ही ये घूमता है तो कल्चर ब्रॉथ जो है ये नहीं रहता स्टेगनेंट, आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है ये, और फिर इसका हर हिस्सा जो है वो एक जैसा हो जाता है और फिर इसके हर हिस्से में होता है एक जैसा दर्जा हरारत, एक जैसी पीएच और बाकी सब चीज़ें भी एक जैसी हो जाती हैं। और फिर इस तरह साइंसदानों को सही नतीजा मिलना शुरू हो जाता है। कल्चर ब्रॉथ की होमोजेनिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है इस मरहले के लिए कि जो इम्पेलर है इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ द बायोरिएक्टर। अब अगर आप गौर से देखें तो आप देख सकते हैं कि 3 सेट्स हैं ब्लेड्स के जो कि जाते हैं इस लिक्विड में, और इसमें जो एक सेट है ब्लेड्स का जो इस लिक्विड के ऊपर रहता है जो कि घूमता है, लेकिन ये कल्चर ब्रॉथ को मिक्स नहीं करता। तो फिर ये क्या करता है? इस ब्लेड को कहते हैं फोम ब्रेकर। हमें क्यों ज़रूरत है इसकी? इसलिए क्योंकि बायोरिएक्टर के अंदर फोम होता है यानी एक झाग जैसा बन जाता है। ये गैस और लिक्विड की सतह पर बन जाता है बायोरिएक्टर के अंदर। तो हमें इसको साफ करने और इसे हटाने के लिए इस ब्लेड की ज़रूरत पड़ती है, वरना ये बायोरिएक्टर के काफ़ी पैसेजेस को बंद कर देता है और बढ़ता है या बढ़ाता है दबाव बायोरिएक्टर के अंदर, और साथ साथ जब भी ये बबल्स को ख़त्म करता है इस फोम या झाग के, तो ये काफ़ी सारे बैक्टीरियल सेल्स को भी मार देता है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इस फोम को ख़त्म करें, और ये वाला जो ब्लेड है इसका बस यही काम होता है इसका कि वो इस फोम को साफ़ करे। अब वो बायोरिएक्टर्स जिनमें इम्पेलर्स होते हैं जो कि कल्चर ब्रॉथ को मिक्स करते हैं, इन्हें कहते हैं सिंपल स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर। स्टीयर्ड लफ्ज़ आया है स्टीयरिंग से, जिसका मतलब है मिलाना या हिलाना। यहाँ इम्पेलर करता है ये काम, इसलिए स्टीयर्ड। अब कुछ बायोरिएक्टर्स होते हैं बगैर इम्पेलर के। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या मैंने ये नहीं कहा था कि इम्पेलर जो है वो बायोरिएक्टर का दिल होता है? अब ये कह रही है कि ऐसे बायोरिएक्टर्स भी हैं जिनमें इम्पेलर होता ही नहीं है, तो इम्पेलर को दिल कहने का क्या मकसद है? तो आपको ये बताना है कि मिक्सिंग कितनी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन मिक्सिंग का ये अमल जो है ये इम्पेलर के बगैर भी हो सकता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। साइंसदानों ने एक और तरीका निकाला है मिक्सिंग का बगैर इम्पेलर के, और वो है एयर बबल्स के ज़रिए। एयर बबल्स यानी हवा के बुलबुले। एयर बबल्स को डाला जाता है इस बायोरिएक्टर के अंदर, एक तरह से इसे धक्का दिया जाता है अंदर की तरफ निचले हिस्से से, और इस मरहले में ये मिक्स कर देता है कल्चर ब्रॉथ को। तो वो बायोरिएक्टर्स जिनका मिक्सिंग का निज़ाम ऐसा है, इन्हें कहा जाता है स्पार्ज्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स। यहाँ भी स्टीयरिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, किसी भी किस्म का इम्पेलर यहाँ इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई ब्लेड इस्तेमाल नहीं हो रहा, बस एयर बबल्स जो हैं वो इस्तेमाल हो रहे हैं। स्पार्ज्ड का मतलब है स्प्रिंकलिंग यानी छिड़काव।
तो वो बायोरिएक्टर्स जिसमें ऐसे मिक्सिंग होती है, इन्हें कहते हैं स्पार्ज्ड स्टीयर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स। ठीक है, अब क्यों ना आप वीडियो को पॉज करें और देखें कि हमने तमाम हिस्सों को पढ़ा बायोरिएक्टर के। कितना अच्छा होगा कि अगर आप इन तमाम हिस्सों को देखें, पढ़ें और इन सब के कामों को याद करें। और कहीं कुछ याद ना आए तो आराम से वीडियो रिवाइंड करें और अपना जवाब हासिल करें। तो आज के लिए इतना ही।